फाइनली इंडिया और चाइना के खेमे से एक अच्छी खबर आ रही है और दोनों ही कंट्रीज ने 4 साल तक कंटिन्यूसली एंगेज करने के बाद एक दूसरे की पेट्रोलिंग राइट्स को रिस्टोर करने का फैसला लिया है। यह बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिसका रीजनल स्टेबिलिटी में भी आपको एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज इस वीडियो के अंदर हम इस फैसले का जो आउटकम होने वाला है, जो रिपरकशंस होने वाले हैं और किस तरीके से इसका इंपैक्ट आपको रीजनल स्टेबिलिटी पर होता हुआ दिखेगा, वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्दा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। अभी आपको न्यूज में जिस तरीके से इसको कवर करते हुए देखने को मिल रहा है, पेट्रोलिंग जो है, जो हमारे रीजन्स थे, जो जनरली आपको जहां टसल देखने को मिल रही थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वहां आपको पेट्रोलिंग रेज्यूम होते हुए दिखेगी। जो प्री 2020 लेवल था, जो 2020 तक जिस तरीके से दोनों मिलिट्रीज फंक्शन कर रही थी, आप आगे से आपको वैसे ही वो फंक्शन करते हुए दिखेंगे। ये स्टेटमेंट आया है डॉक्टर एस जयशंकर का। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि बफर जोन्स जो आपने बनाए थे अब तक दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे डायरेक्ट क्लैश या कन्फ्रंटेशन होता हुआ ना दिखे, अब इस एंगेजमेंट के बाद से उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी एक इशू यह है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर काउंट किए जा रहे हैं या जिन्हें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जहां अभी भी जमीन को लेकर या टेरिटरी को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं इस न्यूज के साथ। अगर रिसेंट डेवलपमेंट को देखा जाए, थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि द रिसेंट डेवलपमेंट्स इंडिया एंड चाइना डिसएंगेजमेंट, ये जो टर्म है, ये अब तक एक प्रोसेस था। वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, लेकिन फाइनली आप डिसएंगेजमेंट कर पाए हो और पेट्रोलिंग राइट्स एक दूसरे की रिस्टोर कर पाए हो, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है इन इंडिया चाइनीज रिलेशन, इन साइनो इंडिया रिलेशंस। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट करेगा, जो 2020 से आपको कंटिन्यूसली एक टसल देखने को मिल रही थी, उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये चीज। एग्रीमेंट में यह बोला गया है कि जो पेट्रोलिंग का जो एस्पेक्ट है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो आपको वापस से रिज्यूम होता हुआ दिखेगा, जिससे पता चलता है दिस इज अ पोटेंशियल थॉ इन रिलेशंस। थॉ का मतलब होता है नरम होना। तो इवेंचुअली जो गर्मा गर्मी चल रही थी रिलेशंस में, इस पेट्रोलिंग के रिज्यूम होने के बाद से वो थोड़ी सी शांत होती हुई दिखेगी, रिलेशंस थोड़े बेटर होते हुए दिखेंगे और हम एक मेक श्योर कर सकते हैं कि ये जो सेवरल चैलेंजेस अभी भी बचे हुए हैं, उनके बावजूद उन्हें भी हम इसी तरीके से रिजॉल्व कर पाए और इंडिया चाइना रिलेशंस को एक बेटर डायरेक्शन में लेकर मूव कर पाए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो रीजन है, ये आपको शोकेस करता है कि कौन कौन से मेजर कंटेस्टिंग पॉइंट्स हैं या कंटेस्टेड पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स ऑफ इश्यूज हैं, जहां आपको कंटेंशन या कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले देखने को मिल रहा है आपको दौलत बेग ओल्डी सेक्टर। यहां आपको पता है C-17 ग्लोब मास्टर उतरा था फ्यू टाइम बैक। यहां एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडिया ट्रूप मोबिलाइजेशन को बेटर करने के लिए। चाइना की इनसिक्योरिटीज उससे बढ़ती जा रही हैं, सेंसिटिविटीज उससे बढ़ती जा रही हैं। ये गलवान वैली, गलवान का नाम आप सबने सुना है, जब जून 2020 के अंदर आपको यहां एक मेजर कंफ्लिक्ट होती हुई दिखी थी गलवान वैली में। नेक्स्ट इज जो आपको जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, दिस इज अनदर पॉइंट जहां आपको इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। पेंगोंग सो के 2 विंग हैं, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों जगह आपको नॉर्थ पेंगोंग और साउथ पेंगोंग सो में दोनों में इशू देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट इज डेमचौक। तो आज की डेट में जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जनरल पर्सपेक्टिव में जो आज की डेट में डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो रीसेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है इन देपसांग रीजन एंड द सेकंड वन इज डेमचौक रीजन। तो इन दो रीजन्स में पेट्रोलिंग राइट्स को वापस से रिज्यूम कर दिया गया है। गलवान कॉन्फ्लिक्ट में आपने देखा था कि ऑलरेडी हमें अपने 20 सोल्जर्स को वीरगति को प्राप्त हुए हैं, हमारे सोल्जर्स, उनके भी 38 to 42 सोल्जर्स की डेथ हुई थी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोर्सेस, ऑस्ट्रेलियन सोर्सेस के थ्रू, यूएस सोर्सेस के थ्रू, जिसमें बताया कि ऑफकोर्स चाइना इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। उनके लिए अच्छी चीज नहीं है, उनकी इमेज के लिए अच्छी चीज नहीं है ये चीज। आपको यह भी समझना होगा कि इंडिया और चाइना में जब गलवान कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी, तब आपको आर्म्स एंड एम्यूनेशन का यूज होता हुआ नहीं दिखा था। उसका रीजन है 1993 और 1996 में हमने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे हम फॉर बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर यह बोल दिया गया था कि विद इन 50 किलोमीटर्स आर्म्स एंड एम्यूनेशन का यूज नहीं किया जाएगा, जिस वजह से आपको हैंड कॉम्बैट में इन्वॉल्व होते हुए दिखे दोनों ही साइड के सोल्जर्स, चाइनीज वर्सेस इंडियन सोल्जर्स, और जिसकी वजह से आपको वो कैजुअलिटीज भी देखने को मिली थी कॉज ऑफ दी फॉलिंग डाउन फ्रॉम द क्लिफ, जिस क्लिफ के ऊपर ये लड़ाई हो रही थी। आगे देखते हैं। अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा जाए तो आपको पता है 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी
उस इंडो चाइना वॉर के पर्सपेक्टिव में अक्साई चीन को एनेक्स कर लिया गया था बाई चाइना, और उसके बाद से जो हमें बॉर्डर देखने को मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एलएसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी आपको पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, दिस इज समवॉट रिप्रेजेंटिंग दी एलओसी, ये हमें कहीं ना कहीं एलओसी को शोकेस करते हुए दिखते हैं। हम एलओसी इसको मान रहे हैं, दिस रीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, वो चाइना इसको भी क्लेम करता है। तो ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनता हुआ दिखा आफ्टर 1962 वॉर, जब ये पूरा वाला, ये जो पूरा जहां हॉट स्प्रिंग्स लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो रीजन है इसे पूरी तरीके से चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंदर ले लिया गया था, चाइना ने इसे एनेक्स कर लिया था। तभी से ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इस पे आपको टसल देखने को मिल जाती है। 2020 में सिचुएशन सडनली एस्केलेट कर जाती है। कहां एस्केलेट कर जाती है? गलवान वैली के अंदर। देखो दो पर्सपेक्टिव है, अभी एकदम से कोविड चल रहा है, दुनिया कोविड में डूबी हुई है, लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन लगे हुए हैं लोग कंट्रीज के अंदर। एकदम से चाइना को क्या हुआ कि उन्होंने अपने बफर जोन को लीव करते हुए, अपनी लाइन को छोड़ते हुए वो गलवान वैली में इंट्रूड करने लगे, जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स को उन्हें रेजिस्ट करना पड़ा। इसमें एक दो एस्पेक्ट्स हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि चाइना के अंदर भी कोविड की वजह से काफी ज्यादा डेथ्स हुई थी, काफी ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ चाइना को भी देखने को मिला था। और आपको पता है चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट नेशन, वहां लोगों की आवाज को दबाया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नाम के नाम पे वहां आपको कोई राइट देखने को नहीं मिल रही है, राइट टू प्राइवेसी नाम पे आपको कोई राइट देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे समय में लोगों को जब सप्रेस किया जा रहा था, जब उनके अपने मर रहे थे और उनके साथ उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं करने दिया जा रहा था, और एक बोलते हैं ना कि एनार्कियल पर्सपेक्टिव से आप उस चीज को रन करने की कोशिश कर रहे थे, तो चाइना के अंदर आपको एक डिसकंटेंट देखने को मिल रहा था अगेंस्ट द चाइनीज गवर्नमेंट। तो देयर आर हाई चांसेस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, टू राइज द नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव, कोविड टाइम पे चाइना ने यह हरकत करी जिससे लोगों का ध्यान बटे, एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग जागे और वो चाइनीज गवर्नमेंट को सर्टेन पर्सपेक्टिव पे सपोर्ट करना शुरू कर दें। बिकॉज जब देश के साथ खतरा होता है तो लोगों को इकट्ठा दिखना जरूरी है, और चाइना शायद उसी टेक्निक को यूज करने की कोशिश कर रहा था, विच इज ऑल्सो रिटन इन दी सुन त्सू's आर्ट ऑफ वॉर। इसलिए आपको एक कॉन्फ्लिक्ट गलवान वैली में 2020 में होती हुई दिखती है, जिसके बाद से आपको कंटिन्यूअसली रिलेशंस बिगड़ते हुए दिखेंगे। आगे हम देख रहे हैं ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, इसकी वजह से दोनों ही, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई इसकी वजह से दोनों ही साइड में आपको मल्टीपल ट्रूप्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ट्रूप्स। जनरली हम ये बोलते हैं कि देयर इज एन एग्रीमेंट, ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाला एग्रीमेंट जो है 1996 का, इसमें ये बोला जाता है कि 50 सोल्जर्स वो रखेंगे, 50 सोल्जर्स हम रखेंगे, इससे ज्यादा सोल्जर्स आपको एलएसी पे देखने को नहीं मिलते हैं। बट आई हैव समवन हु इज वेरी क्लोज टू मी, हु इज माई कजन, जो एलएसी पे सर्व कर चुका है। उनके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा था कि इस गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो नंबर ऑफ सोल्जर्स थे फ्रॉम बोथ द साइड्स वो आपको बढ़ते हुए दिखे, एक मेजर मिलिट्री एंगेजमेंट के चांसेस बढ़ते हुए दिखे, मिसट्रस्ट बढ़ता हुआ देखा, ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिला, जो प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ाने में बेसिकली पुश कर रहा था, रेदर देन उसको रिजोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रहा था। इस वजह से जब इतना ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट आपको दिखेगा, स्टेशनिंग दिखेगी, तो आपको एक मिलिट्री टेंशन भी बढ़ता हुआ दिखा उस रीजन में। जब ये मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है तो हमेशा आपको ऐसा लगता था कि यार अभी भी वॉर हो सकती है, हो सकता है नेक्स्ट डे वॉर हो जाए, किसी भी तरीके से अगर कोई कन्फ्रंटेशन होता है तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन बिगड़ सकते हैं। दिस वॉज अबाउट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। 1962 अक्साई चीन का एनेक्सेशन, 2020 में गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हम तवांग कॉन्फ्लिक्ट की बात इसलिए नहीं कर रहे जो 2022 में हुआ, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लद्दाख रीजन, जहां ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस आपको होता हुआ दिखा है। रीसेंट डेवलपमेंट्स देखा जाए तो 2 साल बाद 2022 में हमने एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया था। फाइनली उसके 2 साल बाद दो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, देपसांग और देमचौक, यहां आपने डिसएंगेजमेंट कर लिया है और पेट्रोलिंग राइट्स को रिस्टोर कर लिया है। मैं दोबारा दिखाता हूं एक बार मैप में। दिस इज द देपसांग रीजन जो आपको मैप में देखने को मिल रहा है, दिस इज द देपसांग रीजन एंड दिस इज द देमचौक रीजन, जहां आपको ये डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। जब ये देपसांग और इसमें बेसिकली आपको फायदा क्या है, इससे हमें यह देखने को मिला है कि इस रिजम्पशन ऑफ पेट्रोलिंग से ये जो पेट्रोलिंग राइट्स मिले हैं दोनों कंट्रीज को, यह देखा जा सकता है कि रिलेशन जो रीजन का टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव था वो प्री 2020 लेवल्स पे पहुंच चुका है। जो गलवान कॉन्फ्लिक्ट से पहला जैसा आपको रीजन देखने को मिल रहा था कि जिसके पास जितनी जमीन है, जितनी चाइना के पास है वो वहां बैठा है, जितनी इंडिया के पास है इंडिया वहां बैठी है, तो इस रिजम्पशन ऑफ पेट्रोलिंग से आपको वो बेसिकली आप बैक टू स्क्वायर वन जहां से शुरू किया था
वापस वहीं पहुंच चुके हो। जो बफर जोन्स बनाए गए थे जिससे कन्फ्रंटेशन ना हो, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा आगे, जिससे जो अब तक के जो ऑपरेशनल नॉर्म्स थे, जिस तरीके से हम फंक्शन कर रहे थे, उसी पे वापस हम मूव करते हुए दिखते हैं। और वो फंक्शनल नॉर्म्स काफी अच्छे हैं बेस्ड ऑन द 1996 एग्रीमेंट, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जिससे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आप पीस मेंटेन कर पाओ और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन देखने को ना मिले। एस जयशंकर जी का कहना है कि ये जो एग्रीमेंट है, इसने एक ऐसी फाउंडेशन रख दी है जिससे हम पीस को वापस रिस्टोर कर सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी को वापस रिस्टोर कर सकते हैं, जो दोनों के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए जो ब्रॉडर रिलेशंस हैं, विच इंक्लूड ट्रेड, विच इंक्लूड्स एनवायरमेंट, विच इंक्लूड ग्लोबल टेररिज्म, विच इंक्लूड्स मिलिट्री कोऑपरेशन, विच इंक्लूड्स स्पेस कोऑपरेशन, इन सब चीजों में आप एक दूसरे के साथ वापस से एंगेज कर सकते हैं। और टाइज का रिस्टोर होना, रिलेशंस का रिस्टोर होना, रिलेशन का बेटर होना, अब एक बेटर उम्मीद दिख रही है, उसकी एक बेटर किरण दिख रही है, जिससे आप रिलेशन बेटर होता हुआ देखोगे। अब ये जो हुआ है, दोनों कंट्रीज ने डिसएंगेजमेंट किया है, आपको यही समझने की जरूरत है। एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर, सेकंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर, सिपरी के हिसाब से थर्ड, एंड इंडिया बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री। तो आपको देखने को मिला दो मेजर मिलिट्री पावर, दो न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस, दो मेजर इकोनॉमिक पावर्स जब एक दूसरे से कन्फ्रंट करेंगे तो ये कोई रीजनल वॉर नहीं रह जाएगी, ये एक ग्लोबल वॉर बन जाएगी, जिसमें पूरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सप्लाई चेन बिगड़ेंगे, चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, और जब इकोनॉमिक रेस्ट्रेंट्स नहीं रह जाएंगे तो बाकी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं वॉर में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसलिए चाइना और इंडिया का डिसएंगेज करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, चाइना और इंडिया का राइज वेस्ट को पसंद नहीं आता, और अगर चाइना और इंडिया आपस में लड़ते हैं तो जो फायदा मिलेगा वो किसको मिलेगा? वो वेस्ट को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना का पीस को रिस्टोर करना ये भी मेक श्योर करता है कि जो पावर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वो कंटिन्यू होता रहे, और हमारी कंफ्लिक्ट की वजह से, हमारी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से किसी भी तरीके से वेस्ट को उस चीज का फायदा ना मिले। अब इस डिसएंगेजमेंट से हमें क्या क्या इसके इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जनरली पॉजिटिव्स ही देखने को मिलेंगे। तो एनहेंस मिलिट्री स्टेबिलिटी, जनरल पर्सपेक्टिव में जब आपने ऑलरेडी रिस्टोर कर लिया है, आपको पता है कि दिस इज द चाइनीज बॉर्डर, दिस इज द इंडियन बॉर्डर, तो जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो बेटर तरीके से किए जा सकते हैं। एलईसी के ऊपर जो एक्सीडेंटल कन्फ्रंटेशंस आपको होते हुए दिखते थे कि दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने आ जा रही हैं और फिर हैंड कॉम्बैट हो रहा है, हाथापाई हो रही है, वो चीज भी आपको कम होती हुई दिखेगी, तो टेंशंस भी आपको रिलेटिवली कम होते हुए दिखेंगे। दूसरा, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बेहतर हो सकता है। अब जब ये डिसएंगेजमेंट हो चुका है तो आप डीपर डायलॉग से बेटर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर सकते हो चाइना के साथ, नॉट जस्ट ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज बट ऑन अदर इश्यूज एज वेल, लाइक ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हो, अपने ट्रेड पर्सपेक्टिव को और इंप्रूव करने की बात कर सकते हो, क्योंकि इंडिया चाइना जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ऑफ कोर्स ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में नहीं है, हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, लेकिन स्टिल हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस चाइना के ऊपर काफी ज्यादा है, तो उसे और इंप्रूव करने के, उसे कैसे बैलेंस किया जाए उस चीज पे फोकस किया जा सकता है आफ्टर दिस एंगेजमेंट। नेबरहुड जो कंट्रीज हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक स्टेबल एलएसी उनको भी मेक श्योर करेगा कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो मेक श्योर की जा सके, क्योंकि साउथ एशिया की सिक्योरिटी मेक श्योर की जा सकती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, अगर वो किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा तो पूरे आपको रीजन में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर एलएसी पे शांति बनाई जा सके, एलएसी पे स्टेबिलिटी बनाई जा सके, तो पूरे साउथ एशियन रीजन में आपको सिक्योरिटी सिनेरियो बेटर होता हुआ दिखेगा, और रीजनल जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज हैं उन पे आप रिलेटिवली बेटर वर्क कर पाओगे। किसी और रीजन का, किसी और कंट्री का, किसी और मेजर पावर का इंडियन ओशन में जो प्रेजेंस है उसको आप बेटर तरीके से काउंटर भी कर पाओगे। ग्लोबल कोऑपरेशन का पोटेंशियल है। ये जो इंप्रूव्ड रिलेशंस हैं, कहीं ना कहीं हमें जो मेजर चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, लाइक हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, लाइक ग्लोबल टेररिज्म हो गया, इन चीजों पे हम बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। इंडिया और चाइना बीइंग टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज, बीइंग टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स इन द ग्लोबल ऑर्डर एट द प्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं आप बेटर कोऑपरेशन कर सकते हो ग्लोबल लेवल पे भी, अगर आप ये डिसएंगेजमेंट पर्सपेक्टिव आगे भी चलाते हो। इससे हमें एक और चीज देखने को मिलेगी, जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है दोनों ही बॉर्डर्स पे, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट मतलब बेसिकली हटता हुआ दिखता है। हैवी मिलिट्री पर्सपेक्टिव, आपने पूरी तरीके से अपनी फौज कहां खड़ी कर दी है? सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अपनी फौज खड़ी कर दी है बॉर्डर पे, लेकिन उस फौज का बाकी इस्तेमाल भी किया जा सकता था फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव्स, फॉर डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स। अब क्या होगा, जब इतना हैवी मिलिट्री प्रेजेंस आपको नहीं रखने की जरूरत होगी एलएसी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप इन रिसोर्सेज को रिडायरेक्ट कर सकते हो डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। नेक्स्ट इज रीजनल पावर डायनेमिक्स। इससे हमें यह पता चलता है कि जो परसेप्शंस हैं इन्फ्लुएंस के, दोनों इंडिया और चाइना को लेकर, कि वो दोनों ही अपने रोल्स को रीजनल लीडरशिप की तरह
बेसिकली असर्ट कर सकते हैं। दोनों का लड़ना मतलब यह है कि यार केवल एक ही रीजनल पावर बन सकता है, दूसरे के पास स्कोप नहीं है। लेकिन दोनों को पैरेलली जो राइज ऑफ पैरेलल राइज ऑफ इंडिया एंड चाइना है, ये काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व भी इंडिया और चाइना ही कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जब आप रीजनल पावर की तरह अपने आप को असर्ट कर पाओगे, बोथ चाइना एज वेल एज इंडिया, तो किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर पा रहे हो, और ये भी बता पा रहे हो कि देख इतने सारे कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होने के बाद भी हम सेम टेबल पर बैठ के रिजोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। तो दैट्स अ गुड मैसेज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो ये मान के चलते हैं कि इंडिया एंड चाइना आर ऑन द अपोजिट कैंप्स। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर एस जयशंकर जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप यूक्रेन में यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यूरोपियन कंट्रीज इंडिया की हेल्प करेंगे व्हेन दे विल एंगेज विद चाइना। तो जयशंकर जी वाज मोर लाइक कि अगर आपका आईआर का रिलेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसको देखने का नजरिया ही आपका गलत है। ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं होते हैं आईआर के अंदर। दूसरी चीज, अगर मैं आज यूक्रेन पे शांत हूं, तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हुए हैं एशिया में जिसमें यूरोप शांत था, और वहां से उनकी एक मेजर सबसे फेमस लाइन निकलती हुई दिखती है हमें जयशंकर की, यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ इट्स माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेजिंग जो दे पा रहे हैं ना हम, कि हम अपने मैटर्स को खुद सुलझा सकते हैं, बायलैटरली इंडिया और चाइना एंगेज करके चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी वेस्टर्न वैलिडेशन की हमें जरूरत नहीं है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनल पावर डायनेमिक्स के लिए और ग्लोबल पावर डायनेमिक्स के लिए भी। पब्लिक सेंटिमेंट एंड नेशनलिज्म, कहीं ना कहीं जब सक्सेसफुल नेगोशिएशंस होंगे, तो जो हमारा पब्लिक सपोर्ट है चीजों को लेके, वो बेटर होता हुआ दिखेगा। जो नेशनलिज्म है भारत का, वो एक इशू क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली जो चाइना की एग्रेसिव पोस्चरिंग है, वो एक इशू क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर आप डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की तरफ जाओगे, तो आपको दोनों ही कंट्रीज के बीच में लोगों के रिलेशंस भी बेटर होते हुए दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म पीस बिल्डिंग, अगर आप म्यूचुअल ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर पाओ थ्रू व्हाट, थ्रू डायलॉग्स, तो कहीं ना कहीं आप एक लास्टिंग पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक ऐसा अरेंजमेंट बिठा सकते हो जिससे बार बार ये कन्फ्रंटेशन ना हो और बार बार आपके जो रिलेशंस हैं उसमें बिटरनेस और सारनेस देखने को ना मिले। तो ये भी हमें एक इंप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, और ये हमें एक स्कोप प्रोवाइड करता है कि ये डिसएंगेजमेंट फ्यूचर डिसएंगेजमेंट को भी एक डोमिनो इफेक्ट की तरह इंपैक्ट करेगा। एक बार डिसएंगेजमेंट हुआ है तो मल्टीपल लेवल पे डिसएंगेजमेंट होता हुआ दिख सकता है, जो दोनों ही देशों के लिए और रीजन के लिए बहुत अच्छा है। चैलेंजेस क्या हैं? अभी भी कुछ ऐसी डिस्प्यूट्स हैं, अभी भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां डिस्प्यूट अभी रिजॉल्व नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अभी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। स्पेसिफिकली टेरिटोरियल क्लेम्स, अभी भी टेरिटरी को लेकर पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। चाइना अभी भी ऐसी जमीन को क्लेम करता है जो हमसे बिलोंग करती है, और हमारा स्टैंड काफी असर्टिव है कि जो तुमने एक्साइज चेन एनेक्स कर रखा है वो भी हमारा ही है, आपका कोई और लैंड नहीं हो सकता। आप कंटिन्यूसली वो सलामी स्लाइसिंग वाला स्ट्रेटेजी यूज करके आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये सलामी स्लाइसिंग क्या है? देखो, चाइना ना यूज करता है एक स्ट्रेटेजी जिसे हम बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहां आपको इंडियन बॉर्डर देखने को मिल रहा है, इंडियन आर्मी देखने को मिल रही है, इस जगह आपको चाइनीज आर्मी देखने को मिल रही है। तो चाइनीज आर्मी क्या करेगी? थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, मतलब बेसिकली वो यहां तक पहुंच गई। इवेंचुअली जब वो वापस जाएगी तो पूरी तरीके से वापस ना जाके क्या करेगी? वो यहीं तक वापस जाएगी और ये जो रीजन है इसको वो एनेक्स कर लेगी। तो इसे हम बोलते हैं कि आगे ज्यादा बढ़ो, जब पीछे आना हो तो पूरी तरीके से पीछे मत आओ और कुछ एरिया अपना क्लेम करना शुरू कर दो। इसे हम बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे टेरिटोरियल क्लेम्स देखने को मिलते हैं चाइना के, जो कि वैलिडेट नहीं किए जा सकते, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता बाय इंडिया, और जो अभी भी आपको ट्रूप्स देखने को मिल जा रहे हैं इन बेसिकली सेंसिटिव एरियाज, जो आपको बॉर्डर पे सेंसिटिव एरियाज देखने को मिल रहे हैं, वहां भी ट्रूप्स। ट्रस्ट डेफिसिट एक है, एक तो हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है। हिस्टोरिकली 1962 के वॉर के बाद कभी भारत और चाइना में बहुत ज्यादा ट्रस्ट गेन या ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से हमारी रिलेशंस की प्रोग्रेस में भी कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस देखने को मिल जाती है। साथ के साथ हमें कुछ फ्यूचर एग्रीमेंट्स साइन करने की जरूरत है, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जा सके, जिससे दोनों साइड अपने अपने टर्म्स जो भी आपने एग्रीमेंट किया है उसको फॉलो कर सकें इजीली। इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर, अब बेसिकली इसका क्या मतलब है? कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव में भी आपको इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिलेगा, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स देखने को मिलेंगे जो चाइना को अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं। सेम गोज विद चाइना एज वेल। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंटरनल प्रेशर है दोनों गवर्नमेंट के ऊपर, जो डोमेस्टिक प्रेशर है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन का प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं हमारे नेगोशिएशंस जो हैं उनको इंपैक्ट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। भारत के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स और चाइना का जो असर्टिवनेस है रिलेटेड टू इट्स बॉर्डर, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब चाइना के लिए मैं नेशनलिज्म टर्म क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? उसका रीजन बीइंग कि चाइना फंक्शंस ऑन माओ फिलॉसफी, माओइज्म
माओ किस पे फंक्शन करते हैं? मार्क्स पे फंक्शन करते हैं। और मार्क्स का कहना था कि धर्म और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और रिलीजन, ये एक अफीम की तरह है जिन्हें पब्लिक को चटाया जाता है उन्हें एक फॉल्स कॉन्शियसनेस में रखने के लिए, जिससे वो गरीब के गरीब ही रह सकें और अपनी गरीबी पे सवाल ना खड़े करें। इसलिए चाइना के लिए टर्म नेशनलिज्म ना यूज करके हमने असर्टिवनेस यूज की है। इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर डिस्कस कर चुके हैं। मिलिट्री रेडीनेस भी हम देख चुके हैं। मिलिट्री रेडीनेस आपको देखने को मिल रहा है। देखो, सबसे पहले हमारी जो फौज है वो हर तरीके से हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है। मतलब हमारी फौज जो है, हमारी मिलिट्री जो है वो इतनी प्रिपेयर्ड है कि किसी भी तरीके की अगर कंटिजेंसी आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन कभी कभी ये जो पोस्चर है हमारा, ये डेटरेंस के लिए तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी इसे एग्रेसिव भी समझ लिया जाता है। तो हमें काफी केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से एग्रेसिव ना दिखे और हम दिखें कि हम सच में रिजोल्यूशन चाहते हैं रेदर देन द प्रॉब्लम। आगे वे फॉरवर्ड क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करने की जरूरत है भाई। साथ में टेबल पर बैठकर रेगुलर हाई लेवल मीटिंग्स करने की जरूरत है, डिस्कशंस करने की जरूरत है। जो अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है जिससे आप एक लंबे समय तक पीस एस्टेब्लिश कर पाओ रीजन के अंदर, चाहे वो टेरिटोरियल क्लेम्स की बात हो, चाहे वो ट्रूप्स के प्रेजेंस की बात हो। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आने चाहिए। ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स इंप्लीमेंट करने चाहिए जिससे आप ट्रस्ट को इंप्रूव कर सको। और ऐसा कैसा है? साथ में पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दो। दोनों आर्मी क्या करनी चाहिए? साथ में जॉइंट पेट्रोल्स कर लेना चाहिए। उससे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग की तरफ मूव करना चाहिए। मिलिट्री हॉटलाइंस जो बेसिकली वन एंड टू दी अनदर एंड, आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और एस्केलेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ भी मूव करना चाहिए। डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स तो हैं ही, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको तो एंगेज करना ही है, साथ के साथ सिविल सोसाइटी को भी एंगेज करना चाहिए। एजुकेशन कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन, इनको भी प्रमोट करना चाहिए जिससे आपका एंगेजमेंट बढ़े, आप एक ब्रॉडर लेवल पे कोऑपरेट कर पाओ और जिससे आप स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर पाओगे। राइट, तो दिस इज द वे फॉरवर्ड विच कैन बी फॉलोड। इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस करना चाहिए। मैंने आपसे बोला चाइना इज अ मेजर इन्वेस्टर इन इंडिया। लगभग $4 बिलियन इन्वेस्ट करता है चाइना भारत में। भारत के 30 टॉप स्टार्टअप्स जो हैं, जो सबसे बड़े 30 स्टार्टअप हैं भारत के, उसमें से 18 में चाइना का पैसा लगा हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द चीजों के लिए आप चाइना पे इंपोर्ट डिपेंडेंट हो। आपका ट्रेड लगभग 125-126 बिलियन डॉलर्स है, जिसमें 100 बिलियन से ज्यादा आप ट्रेड डेफिसिट में हो। तो आप ट्रेड पर्सपेक्टिव पे काफी ज्यादा एंगेज करते हो चाइना के साथ। इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और इंप्रूव करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक डिटरेंस क्रिएट हो सके और ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वाला पर्सपेक्टिव है इसको आप यूटिलाइज कर सको, किसी भी तरीके से टसल को एस्केलेट ना होने देने में। थर्ड पार्टी मीडिएशन, थर्ड पार्टी में यहां हमारा सीधा सीधा मतलब है रशिया। जब गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तब भी डिसएंगेजमेंट में रशिया का हाथ था। इस एग्रीमेंट में भी बोला जा रहा है कि रशिया ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम थर्ड पार्टी मीडिएटर को कंसीडर कर सकते हैं जो हम दोनों कंट्रीज के बीच में एक न्यूट्रल पार्टी की तरह एक्ट कर सके और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, हमारे टसल्स को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सके। और रशिया सीम्स टू बी द बेस्ट थर्ड पार्टी जो आज की डेट में हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हमें कुछ ऐसे प्लान्स बनाने की जरूरत है जिससे हम एक जॉइंट रोड मैप बना सकें, जिससे फ्यूचर रिलेशंस में ऐसे दोबारा इश्यूज राइज होते हुए ना दिखें, और अगर होते भी हैं तो उन्हें इमीडिएटली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से या इमीडिएटली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिजॉल्व किया जा सके। मतलब अगर पहले तो लॉन्ग टर्म मेजर्स लो, उसके बाद अगर कोई इशू आता भी है तो उसे तुरंत के तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करो पीसफुली थ्रू रिजोल्यूशन, थ्रू डिप्लोमेटिक डायलॉग्स। आगे देखते हैं, अगर कंक्लूड किया जाए तो ये सिग्निफाई करता है एक पॉजिटिव स्टेप। जितने भी टेंशन्स इंडिया और चाइना के बीच में एग्जिस्ट करती हैं तो एक बेहतर स्टेप है, एक बेहतर डायरेक्शन में मूव किया है इंडिया चाइना रिलेशन इस स्टेप के बाद। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लॉन्ग लास्टिंग पीस है एलएसी के बीच में, वो कहीं ना कहीं आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी आपके बीच में भरोसे की कमी है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अभी भी आपके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी आप एक दूसरे की जमीन को क्लेम करते हैं। बेसिकली चाइना इंडिया की जमीन को क्लेम करता है। और मिलिट्री रेडीनेस जो देखने को मिलती है एकदम हर कंटिजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड, तो उससे नहीं कहा जा सकता कि चीजें अभी भी नॉर्मलाइज पूरी तरीके से हुई हैं। एक मल्टी फैसिलिटेड अप्रोच चाहिए, एक वाइडर डायमेंशनल अप्रोच चाहिए जिससे चीजों को रिजॉल्व किया जा सके। इसमें डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी इन्वॉल्व करोगे अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजिक मिलिट्री मैनेजमेंट। मतलब डिप्लोमेसी और मिलिट्री जो है, सिक्योरिटी जो है, उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे चीजों को रिजॉल्व किया जा सके, जिससे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लाया जा सके और बायलैटरल रिलेशंस को भी इंप्रूव किया जा सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एक
लंबे समय के लिए, दूर की सोच के हिसाब से, एक आगे की सोच के हिसाब से दोनों नेशंस को साथ आने की जरूरत है, क्योंकि देखो राइज तो दोनों ही करेंगे, कन्फ्लिक्ट करने से किसी का फायदा नहीं है। तो दोनों को ये समझने की जरूरत है कि हमारे गुड रिलेशंस कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के लिए बेटर हैं, और हमारे बैड रिलेशंस कहीं ना कहीं वेस्ट को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए दोनों कंट्रीज को साथ आना वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आई गेस आप समझ चुके होंगे इस पूरे कंटेक्स्ट को, जितना भी आपको इंडिया चाइना में जो पेट्रोलिंग एग्रीमेंट जो रिज्यूम करने की बात हुई है अभी, इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। Analyze the recent developments in the India-China disengagement process in eastern Ladakh. Discuss the implications of the resumption of patrolling on the regional stability and bilateral relations, and evaluate the challenges that remain in achieving lasting peace along the line of actual control. This is a 250 words question answer. तो आप 15 मार्कर है, 250 वर्ड में से लिखने की कोशिश करें। डू अटेम्प्ट इट। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।